पहला मंजर। भारत का वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री अपनी रिहाइश गाह के एक कुशादा कमरे में टहल रहा है। कमरे की एक दीवार के साथ किताबों के शेल्फ के ऊपर गांधी और नेहरू की कद आदम तस्वीरें आवेजा हैं। दूसरी दीवार के साथ एक तस्वीर में नेहरू और शास्त्री एक साथ खड़े हैं और दूसरी में शास्त्री तन्हा खड़ा है। इस तस्वीर से नीचे छोटे साइज की चंद तस्वीर आवेजा हैं जिनमें भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से शास्त्री अपनी काबीना के वज़रा, कांग्रेस के लीडरों और नेहरू की काबीना के वज़रा के साथ दिखाई देता है। एक दरवाजे के ऊपर घड़ियाल पर 4 बज चुके हैं। शास्त्री रुककर कभी एक और कभी दूसरी तस्वीर की तरफ देखता है और फिर टहलना शुरू कर देता है। उसके चेहरे पर इज़्तिराब और परेशानी के आसार नजर आते हैं। वो नेहरू की कद आदम तस्वीर के सामने रुकता है, फिर जल्दी से मुड़कर दूसरी दीवार की तरफ मुतवज्जे हो जाता है और आगे बढ़कर अपनी तस्वीर को फौजी तरीके से सल्यूट करता है और फिर जल्दी से बराबर के कमरे में दाखिल होकर एक कद आदम आईने में अपना अक्स देखता है और मुस्कुराने की कोशिश करता है। फिर अपनी गांधी कैप उतारकर बगल में दबा लेता है, बालों पर हाथ फेरता है और टोपी दोबारा सर पर रखने के बाद धोती के बल दुरुस्त करने में मसरूफ हो जाता है। इसके बाद कभी आईने से चंद कदम पीछे हटकर और कभी करीब आकर अपना अक्स देखता है और बिलाखिर अकड़कर हिटलर के अंदाज में एक हाथ बुलंद करता है। शास्त्री अपने अक्स से, बोलो, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जय। तुम बोलते नहीं हो? तुम भारत के प्रधानमंत्री हो। तुम्हारा नाम टिंकू नहीं, लाल बहादुर है और कल दुनिया के हर रेडियो स्टेशन से भारत के साथ तुम्हारा नाम सुनाया जाएगा और परसों दुनिया भर के अखबारात की बेशतर खबरें तुम्हारी फतह के मुताल्लिक होंगी। जय हिंद। शास्त्री दोबारा नादी तरीके से सलाम करता है और बराबर के कमरे में वापस आकर टहलना शुरू कर देता है। एक सेक्रेटरी जिसका रंग सियाही माइल, कद शास्त्री से एक बालिश्त लंबा और उम्र 40 साल के लगभग है, कमरे में दाखिल होता है। सेक्रेटरी, महाराज माफ कीजिए, मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि आप आवाजें दे रहे हैं। शास्त्री, मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी, लेकिन अब 4 से ऊपर हो गए हैं और वो अभी तक नहीं आए। सेक्रेटरी, महाराज जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह आ गए हैं। मैंने उन्हें मुलाकात के कमरे में बिठा दिया है। अब अगर आपका हुक्म हो तो उन्हें यहीं भेज दूं। शास्त्री, नहीं, मैं आता हूं। तुम ठहरो जरा, कुछ पूछना चाहता हूं तुमसे। सेक्रेटरी, फरमाइए महाराज। शास्त्री, 19वीं सदी में यूरोप का सबसे बड़ा फातेह कौन था? नेपोलियन महाराज। तुम जानते हो नेपोलियन का कद कितना था? महाराज, मौर्रख तो यही कहते हैं कि नेपोलियन का कद छोटा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सवाल का सही जवाब सिर्फ फ्रांस के वो दर्जी दे सकते हैं जिनके दादा परदादा नेपोलियन का लिबास तैयार करते थे। लेकिन मौर्रख ने नेपोलियन का कद नापने की जरूरत नहीं की होगी। नेपोलियन की तस्वीर देखकर मुझे उसके कद में कोई बुराई महसूस नहीं होती। ये हो सकता है कि वो अपने ज़माने के देव कामत जर्नैलों के मुकाबले में छोटा हो। मौर्रख गलत नहीं हो सकते। नेपोलियन का कद यकीनन छोटा था, बिल्कुल मेरी तरह। ये हो सकता है महाराज, लेकिन मैं भारत के महामंत्री का कद नापने की जरूरत नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें यह नहीं कहा कि तुम मेरा कद नापना शुरू कर दो, सिर्फ एक अकल की बात पूछी थी। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि कद का अकल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। नेपोलियन का कद अगर मुझसे 1 फीट कम होता तो भी मौर्रख यही लिखते कि वो यूरोप का सबसे बड़ा फातेह था। कद का किस्मत के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं महाराज। तुम ये कहते हो कि मेरी किस्मत ने मुझे अपने छोटे कद के बावजूद भारत का प्रधानमंत्री बना दिया है? नहीं नहीं महाराज, ये भारत की खुशकिस्मती है कि आप उसके प्रधानमंत्री बन गए हैं। हमारे देश को आपके कद से ज्यादा आपकी अक्ल की जरूरत थी। कद नापा जा सकता है, लेकिन अक्ल कौन नाप सकता है महाराज? तुम गलत कहते हो, अक्ल नापी जा सकती है। वो कैसे महाराज? इंसान की अक्ल उसके कारनामों से नापी जाती है। अभी तुम ये कह रहे थे कि किसी मौर्रख ने नेपोलियन का कद नापने की जरूरत नहीं की होगी।
لیکن اس کے کارناموں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے کارناموں کے متعلق تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ یورپ کے تمام جرنیلوں اور سیاست دانوں کے حصے کی عقل اس کے دماغ میں جمع ہو گئی تھی۔ اب تم سمجھ کی بات کر رہے ہو۔ مہاراج، نپولین کا قد آپ سے بڑا ہو سکتا ہے، لیکن عقل یقیناً آپ سے کم تھی، اور دنیا کے مورخ جب نپولین کے ساتھ آپ کے کارناموں کا مقابلہ کریں گے تو انہیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ عقل کے ترازو میں آپ کا پلڑا یقیناً بھاری ہے، اور اس بات کو زیادہ دیر نہیں لگے گی، صرف پاکستان فتح ہونے کی دیر ہے۔ لیکن مہاراج، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ کہو۔ مہاراج، اس وقت آپ کو نپولین کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے، یہ برا شگون ہے۔ نپولین کا انجام بہت برا ہوا تھا۔ آج آپ کو ہٹلر کے متعلق بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ ارے تم کس وہم میں مبتلا ہو گئے؟ اگر مجھے نپولین اور ہٹلر جیسی فتوحات حاصل ہو سکیں تو مجھے اپنے انجام کے متعلق کوئی خوف نہیں ہوگا۔ میں یہ ثابت کروں گا کہ میں جنگ کے میدان میں نپولین اور سیاست کے میدان میں ونسٹن چرچل بن سکتا ہوں۔ میرا قد نپولین سے ملتا ہے، غصہ ہٹلر کی طرح ہے، اور میری عقل ونسٹن چرچل سے زیادہ ہے۔ میں جن سنگھیوں اور مہا سبھائیوں کی پیاس بجھانے کے لیے خون کے دریا بہاؤں گا، اور وہ ہٹلر کے نازیوں کی طرح میری پوجا کریں گے۔ میں بھارت کی افواج کو فتوحات کے راستے دکھاؤں گا، اور وہ مجھے بھارت کا نپولین تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر جب جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے تو میں کسی بڑی طاقت سے الجھنے کا خطرہ مول لیے بغیر بین الاقوامی سیاست میں چرچل سے بڑا نام پیدا کروں گا۔ میں روس کو پرنام کروں گا تو بھارت میں روسی روپے اور روسی اسلحے کے انبار لگ جائیں گے۔ میں امریکہ کی طرف جھکوں گا تو بھارت کے خزانے امریکی ڈالروں سے بھر جائیں گے، اور بھارت کی چھاؤنیوں، ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں میں امریکی ٹینکوں، توپوں، جٹ بمباروں اور بحری جہازوں کے لیے جگہ کی کمی محسوس کی جائے گی۔ پھر تاریخ کا کوئی طالب علم یہ سوال پوچھنے کی جرت نہیں کرے گا کہ میرا قد کتنا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یو این او کو بھارت کے کیڑے مکوڑے بھی ہاتھیوں سے بڑے دکھائی دیا کریں گے۔ نپولین اور ہٹلر اور میسولینی کی ناکامی کی وجہ یہی تھی کہ وہ بڑی طاقتوں کے جواب میں بھی طاقت استعمال کرتے تھے، لیکن مہاتما جی کا بھلا ہو کہ وہ ہمیں کمزور کو دبانے اور طاقتور سے دبنے کا طریقہ سکھا گئے ہیں۔ مہاراج، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد اگر میرے سامنے کسی نے آپ کے قد کا ذکر کیا تو میں اس کی زبان نوچ لوں گا۔ آپ ہمالیہ سے بڑے ہیں، آپ ماؤنٹ ایوریسٹ سے اونچے ہیں۔ اس وقت میں آپ کی پیاری آنکھوں میں گنگا، نرمدا اور برہما پتر کی طغیانیاں دیکھ رہا ہوں۔ مہاراج، میں سچ کہتا ہوں کہ اگر میں پاکستان یا کشمیر کا باشندہ ہوتا تو مجھے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ میں کانپتا لرزتا ہوا آپ کے قدموں میں گر پڑتا، اور بڑی مشکل سے میرے منہ سے یہ الفاظ نکلتے: مجھ پر دیا کیجیے مہاراج، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے کشمیر میں رائے شماری کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اور میں تمہیں یہ جواب دیتا کہ اب تمہاری کوئی بات مجھے متاثر نہیں کر سکتی، میں تمہارے لیے ہٹلر بن چکا ہوں۔ مہاراج، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی گرجدار آواز سن کر میری جان نکل جاتی۔ بھگوان کا شکر ہے کہ میں پاکستانی یا کشمیری نہیں ہوں۔ لیکن مہاراج، اس وقت جنرل چودھری اور ایئر مارشل ارجن سنگھ ملاقات کے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے پاکستان پر حملے کا ارادہ بدل نہیں دیا تو ان کو اپنے ہیڈ کوارٹر سے غیر حاضر ہونا مناسب نہیں۔ پاکستان پر حملے کا ارادہ تبدیل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھارت کے مقابلے میں اس کی آبادی جس قدر کم اور جنگی وسائل جتنے محدود ہیں، اسی قدر میرے ارادے اٹل ہیں۔ لیکن تم درست کہتے ہو، ان کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ شاستری کمرے سے باہر نکلتا ہے اور کشادہ گیلری سے گزرنے کے بعد ملاقات کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جنرل چودھری اور ایئر مارشل ارجن سنگھ جو ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
शास्त्री उनसे मुसाफा करने के बाद एक कुशादा मेज के पीछे कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तशरीफ रखिए। मुझे इस वक्त आपको यहाँ आने की तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी, और आइंदा के लिए मेरा इरादा भी यही है कि आपसे टेलीफोन पर ही बात की जाए। लेकिन आज मुझे इतनी चिंता थी कि मैं दोपहर के वक्त 5 मिनट के लिए भी आराम नहीं कर सका। अब मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर हमारा मुकाबला कर सकता है। जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जनरल चौधरी: महाराज, जब आप और रक्षा मंत्री बार बार हमसे ये सवाल पूछते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी काबिलियत पर आपका एतमाद कम हो गया है। हमें सिर्फ ये डर था कि नेहरू महाराज की तरह शायद आप भी जंग शुरू करने से घबराते हैं। अभी आपके सेक्रेटरी का फ़ोन आया तो मेरा माथा ठनका था। आपने पाकिस्तान पर हमला करने का इरादा बदल तो नहीं दिया महाराज? हरगिज़ नहीं। आप मुझे क्या समझते हैं? जनरल चौधरी: आप भारत के महामंत्री हैं महाराज, और अगर आपका इरादा अटल है तो आपको ये शिकायत नहीं होगी कि हमने अपने वादे पूरे नहीं किए। अर्जुन सिंह: महाराज, आपको सिर्फ ये शिकायत होगी कि ये जंग इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गई। जनरल चौधरी: ये जंग 36 घंटों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी महाराज। हम रात के 3 बजे पेशकदमी करेंगे और चंद घंटों के बाद लाहौर आपकी झोली में होगा। अगले दिन सियालकोट और कसूर की बारी आएगी और फिर 12 घंटों के अंदर अंदर मेरी अफवाज गुजरांवाला के करीब पाकिस्तान की शहरत काट चुकी होंगी। शास्त्री: आपको इस बात का पूरा इत्मीनान है कि पाकिस्तान किसी महाज पर भी हमारा मुकाबला नहीं करेगा? जनरल चौधरी: ये इत्मीनान तो मुझे आपने और आपसे ज़्यादा रक्षा मंत्री ने कराया है। जनाब सरदार सूरन सिंह बाहर के हालात से ज़्यादा वाकफियत रखते हैं और वो भी आपकी इस राय से इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान भारत के भरपूर हमले का मुकाबला करने की जुर्रत नहीं करेगा। शास्त्री: हमें सरदार सूरन सिंह की अक्ल पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जब हमने आज़ाद कश्मीर की सरहद अबूर की थी तो वो इस राय के पुरजोश हामी थे कि पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पाकिस्तान ने सिर्फ मुकाबला ही नहीं किया बल्कि छंब, दीवा और जोड़िया पर जवाबी हमला करके सैकड़ों मील का रकबा हमसे छीन लिया है। जनरल चौधरी: महाराज, यही तो आपकी दानाई है। भारत ने पहले आज़ाद कश्मीर की सरहद अबूर करके पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया और अब जवाबी कार्रवाई की आड़ लेकर हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। शास्त्री: एक ताकतवर मुल्क को अपनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं। हम 18 साल से पाकिस्तान को तबाह करने की तैयारियां कर रहे थे। अगर मुझे इस बात का खदशा होता कि कश्मीर में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से हमारा इस कदर नुकसान होगा और हम सीधा पाकिस्तान पर हमला करके इस नुकसान से बच सकते हैं, तो मैं जंग पहले शुरू करता और बहाने बाद में तलाश करता। एक तरफ हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल हो जाती और दूसरी तरफ ऑल इंडिया रेडियो ये दुहाई मचाता कि जंग की इब्तदा पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। फिर अगर 36 या 48 घंटों में हम पाकिस्तान को कुचलने में कामयाब हो जाते तो अक़वाम मुत्तहिदा ये जानने की भी ज़रूरत महसूस नहीं करती कि जंग की इब्तिदा कैसे हुई थी। जनरल चौधरी: अब भी यही होगा महाराज। मुझे यकीन है कि इतनी बड़ी फतह के बाद आप छंब, जोड़ियाँ और दीवा के नुकसानात भूल जाएंगे। अर्जुन सिंह: और पाकिस्तान मुकाबला करे या न करे, मैं भारत की हवाई फौज की तरफ से आपको ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तमाम हवाई जहाज और हवाई अड्डे 24 घंटों के अंदर अंदर तबाह कर दिए जाएंगे। शास्त्री: लेकिन अर्जुन सिंह, आप ये क्यों सोचते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुकाबला करने की जुर्रत करेगा? अर्जुन सिंह: और मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता महाराज। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं भारत की हवाई फौज का कमांडर इन चीफ हूँ
اور میرا کام پاکستان کے ہوائی جہاز اور ہوائی اڈے تباہ کرنا ہے۔ شاستری: لیکن پھر بھی تمہیں اس بات کا ڈر تو ہے نا کہ شاید پاکستان کی ہوائی فوج ہمارے مقابلے پر آ ہی جائے۔ ارجن سنگھ: وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے مہاراج، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے 2-4 ہوائی جہازوں کا نقصان ہو جائے گا، لیکن ہوائی جنگ 24 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ شاستری: سردار جی، آپ 24 گھنٹوں کی بجائے 36 یا 48 گھنٹے لڑ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ایک ہوائی جہاز کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ تشریف لے جائیں، میں آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔